वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की, पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी, ताकि हमारे बच्चे जब अर्ली एज से, ग्रोइंग एज से बड़े होते रहें तो उनको किस चीज़ों पे पेरेंट्स को चाहिए कि वो स्पेसिफिकली फोकस करें ताकि उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स पॉजिटिव उनके अंदर डेवलप हो। तो मैडम आप कंटिन्यू करें, आप पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर कुछ टिप्स दे रहे हैं। बिल्कुल, पेरेंटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। जिस तरह पेरेंट्स बच्चों की तरबियत करते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ वैसे ही डेवलप होती है। वैसे तो पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं जो मोटी मोटी बताई जा सकती है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को टाइम नहीं देते हैं। उन घरों में ख़ास तौर पे जहाँ पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वहाँ बच्चों को नौकरों के रहमो करम पे छोड़ दिया जाता है। तो वहाँ बच्चों के साथ क्या हो रहा है और बच्चे क्या सीख रहे हैं वो पेरेंट्स को नहीं पता होता। अनसुपरवाइज्ड एक्टिविटीज बहुत सारी होती हैं। वो मुलाजमों के साथ बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, वो टीवी में क्या देख रहा है, और इस तरह बच्चों को टाइम नहीं देंगे और सिर्फ अगर पैसे दे देंगे अपनी मोहब्बत को शो करने के लिए कि हम बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, तो वो बच्चे पैसों का इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। यही बच्चे जो है जब नौकरों के साथ या गली मोहल्लों में फिर के नशे के आदी हो जाते हैं, वो किस तरह होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं, वो घर से ला के देते हैं और चीज़ें खरीदते हैं। तो पेरेंटिंग का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। और पेरेंटिंग के लिए ये भी है कि एक खातून जो बेचारी शादी होके आई है और जॉइंट फैमिली में है, वो अपने बच्चे को उस वक्त कैसे तवज्जो देगी जब सारे घर का, अपने सारे देवरों का काम उसको करना है, नंदों का करना है, सास ससुर की खिदमत भी करनी है, तो वो बच्चे को टाइम कैसे देगी। और अगर बच्चा रोएगा तो फिर सास शोर मचाएगी कि हर वक्त तुम्हारा बच्चा रोता है। और बच्चों को अगर आप जो चीज कहेंगे ना कि हर वक्त तुम्हारा बच्चा रोता है, तो उसके माइंड में वो चीज बैठ जाएगी ना। अगर आप बच्चे की तारीफ करेंगे तो बच्चा, स्लोगन है, बच्चा उसका अब्सॉर्ब करता है। बिल्कुल, अगर आप बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे तो बच्चा उस अच्छी चीज को बार बार करेगा। लेकिन अगर आप उसको किसी चीज पे रोके टोकेंगे, उसको बुरा कहेंगे, तो वो उसका माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और वो वही चीज करता रहेगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो तो बेसिकली आपके कहने का मकसद है कि एक औरत है, वो काम कर रही है, सारी ड्यूटियां कर रही है, और जो पहली ड्यूटी उसकी अपने बच्चे की है वो नहीं कर पा रही। बेसिक काम तो एक माँ का यही होता है। जो बाकी जिनका सारों का काम कर रही है मिलके, और सारे थोड़ा कंट्रीब्यूट करें 5-10%, तो उसका अभी हल्का हो जाएगा काम। और जो उनकी पहली ड्यूटी है, ऐसा ही होना चाहिए, मिलजुल के होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ आपको, ये कहीं पाई जाती है पाकिस्तान में बहुत कम घरों में, क्योंकि अवेयरनेस की जरूरत है। वही जो हमारा सब कॉन्टिनेंट से कल्चर चला हुआ आ रहा है कि बीवी नहीं आई नौकरानी आई है, बहू नहीं आई नौकरानी आई है। और आप उस लड़की की मेंटल हेल्थ का सोचें जो अपने घर में शहजादियों की तरह रही होगी, अब वो आइए इतना बर्डन उसके ऊपर डाला है, तो उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह से अफेक्ट की होगी। वो बेचारी डिप्रेशन का शिकार नहीं होगी। और फिर अगर एक के बाद एक बच्चे हो रहे हैं तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी होता है, जिसमें प्रेगनेंसी के बाद डिप्रेशन हो जाता है। और अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो स्ट्रेस का शिकार है, तो जो बच्चा पैदा होगा क्या उसकी मेंटल हेल्थ नॉर्मल होगी। तो ये वाली चीजें जो हैं, इन पे बहुत फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर कोई इशू हो जाए और डिलीवरी के टाइम पे इशू हो जाए तो बहुत सी मेंटल डिसऑर्डर सामने आ जाते हैं। अब तो होता है, प्रैक्टिकल बात की आपने। देखें, बात ये है कि बात अवेयरनेस की हमने डे 1 से बात की। पिछले जो प्रोग्राम में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, मगर होता ये है कि वो पॉइंट इतने टेक्निकल, इतने एडवांस नहीं है कि उसको आपने डिकोड करना पड़ेगा। ये एक लेमैन थ्योरी है, घर घर की कहानी है। इसको हर आदमी अगर ह्यूमैनिटी फैक्टर को सामने रखते हुए एक दूसरे को स्पेस दे और एक दूसरे के लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखे, तो मेरे ख्याल से जिंदगी आसान हो जाए। ठीक है ना। मैं साथ ये अब हमने बच्चों की बात की अभी। अब बच्चों से ऊपर बच्चे तो बड़ा और टीन एज में आ गए जी। टीन एज पे तो बच्चे आके थोड़ा सा कहते हैं कि और उनकी आपको आज़ादी देनी पड़ती है, उनको फ्री हैंड देना पड़ता है। उनकी स्टडीज अगर हैं तो वो स्कूल कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटीज वगैरह स्टार्ट हो जाती हैं। यहाँ तक आने तक कौन कौन से पर्सनालिटी ट्रेट्स उनके बन चुके होते हैं, आप समझते हैं? सही। देखें, आपने बात की टीनेज की। अब होता क्या है कि जब बच्चा चाइल्डहुड से टीनेज में आना शुरू होता है, एडोलसेंस वाली एज में आना शुरू होता है, तो प्यूबर्टी वाले इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बच्चा काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा होता है, स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहा होता है, और डिफरेंट तरह की एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहा होता है। अब हमारी सोसाइटी में क्योंकि इतना स्टिग्मा और इतना टैबू है, तो पेरेंट्स साइको एजुकेट करते ही नहीं है बच्चों को कि ये चेंजेस आएंगे, इसको किस तरह लेके चलना है। एग्जैक्टली। अब बच्चा क्या करता है कि चलो दोस्तों से सुन लिया और सुन के और उसके गलत परसेप्शंस बन गए उन चीज़ों के बारे में, या खुद से एक्सप्लोर कर लिया इंटरनेट के ऊपर
और गलत परसेप्शन बन गए, और फिर वो उसी परसेप्शंस को लेके मजीद एक तरह से सोचों में जा रहा होता है, अकेलेपन का शिकार हो रहा होता है, या तो फिर दोस्तों के साथ वो किस तरह की कॉन्वर्जेशंस दोस्तों के साथ कर रहा होता है, फिर पेरेंट्स को की सुपरविजन बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि पेरेंट्स समझते हैं कि नहीं हमारा काम नहीं बच्चों को ये बातें बताना, शायद वो खुद ही समझ जाएगा। कुछ ये स्कूल में नहीं बताया, नहीं सिखाया अभी तक। एग्जैक्टली। ये ट्यूशन का बड़ा आजकल रुझान है, ट्यूशन जा रहे हैं तो 2-2 घंटे वो ट्यूशन में वाले क्या करा रही है ना, इसका भी होता है। बिल्कुल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकअप जो फर्स्ट तो पेरेंट्स का ही बनता है। एब्सोल्युटली। और जब हमने कंबाइंड फैमिली की बात की तो उसमें जो कंबाइंड फैमिली में जो क्लोज रिलेशन है जो साथ रह रहे हैं उनका भी तो बनता है, क्योंकि रिलेशन तो उनसे भी है बच्चे का। बिल्कुल। और अगर एक घर में एक से ज्यादा बच्चे हैं, 2-3 भाई रह रहे हैं, भाई बहन साथ रह रहे हैं, उनके बच्चे हैं अगर, तो वो बच्चे तो सबके साझे ही है ना। तो एनवायरनमेंट ऐसा रखना चाहिए कि उसमें हार्मनी बरकरार है चीजों की। तो वही चीज, क्योंकि ऊपर जाके फिर आप जैसे एजिंग में आपको वो पर्सनैलिटी का पार्ट बनती रहेगी। एजुकेशन का कितना आप समझती हैं कि इम्पोर्टेंस है इसकी, एजुकेशन की इसमें पर्टिकुलर कि ये जो हम बातें कर रहे हैं साइको एजुकेशन की बात की सामने में, इसकी एजुकेशन में पढ़ते तो कहीं नहीं। अगर स्पेसिफिकली साइकोलॉजिस्ट बनना है आपने तो आप शायद आपको ये किताबें पढ़नी पड़े, तो ये सारी चीजें पढ़ेंगी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, अदरवाइज तो कोई किसी करिकुलम का पार्ट तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। टीनेज में बहुत सारे इश्यूज होते हैं और पेरेंट्स को ही एजुकेट करना चाहिए। जहाँ पेरेंट्स बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे प्यूबर्टी के इश्यूज के लिहाज से खास तौर पे, वहाँ बच्चा कहीं और से इंफॉर्मेशन लेगा और गलत रास्ते का शिकार हो सकता है। अब अगर आपका बेटा है और आप उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं कि बेटा आपके साथ क्या होगा, किस तरह होगा, और तो वो कहीं और से इंटरनेट से, फ्रेंड से, और वो गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। लड़कियां हैं आजकल, माएँ जो हैं अब तो फिर भी थोड़ा बहुत बताती हैं, पहले की माएँ तो बिल्कुल नहीं बताती थी कि आपके साथ क्या होने वाला है। और पहली बार जब बच्ची की प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो वो इतनी घबराती है, और ज़ाहिर हार्मोनल चेंज होते हैं तो बॉडी में चेंजेस आती हैं। तो उस वक्त टीन एज में बच्चियों में या बच्चों में ईटिंग डिसऑर्डर्स के इश्यूज आ जाते हैं, बॉडी रिलेटेड, बॉडी इमेज रिलेटेड जो हैं वो इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं कि बच्चियां अगर वेट बढ़ गया है तो वो खाना खाना छोड़ देंगी, और नहीं तो दूसरे बहुत सारे ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बच्चियां बिंज ईटिंग करती हैं, बहुत ज्यादा खाती हैं, या फिर उनको बॉडी शेप जो है वो चाहे जितनी भी पतली हो जाए, अपने आप को देख के वो ये कहेंगे मैं इतनी मोटी हूँ, तो उस वजह से वो अपने आप को स्टाफ करना शुरू कर देंगी। और ये स्ट्रेस रिलेटेड भी है, स्ट्रेस में भी ऐसा होता है। तो जहाँ प्यूबर्टी के इश्यूज चल रहे हैं, टीनेज के इश्यूज चल रहे हैं, वहाँ पेरेंट्स आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन कहीं और से ले रहे हैं। लड़कियों की मैं खास तौर पे इसलिए बात करती हूँ कि लड़कियां बेचारी बड़ी भोली होती हैं, अगर पेरेंट्स ने उनको प्यार शफकत नहीं दी तो वो कहीं और वो शफकत तलाश करेंगी और अपनी जिंदगी खराब कर देती हैं वो। तो यहाँ पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बढ़ते हुए बच्चों को टाइम नहीं देंगे, आप खुद ही शर्माएंगे बात करते हुए, तो आगे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि आजकल गैप जो है ना, पहली जो है बेटी के लिए माँ बहुत इम्पोर्टेंट है, और पहले के ज़माने में बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप होता था। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर भी कुछ पेरेंट्स फ्रेंडली होते जा रहे हैं। जब तक पेरेंटिंग स्टाइल्स की जहाँ बात करें, एक बहुत एग्रेसिव किस्म के पेरेंट्स होते हैं जो मारते डांटते हैं, एक बिल्कुल ही खुला छोड़ देते हैं, और एक जरा मॉडरेट होते हैं जो फ्रेंडली लेवल पे बच्चों को रीजन के साथ समझाते हैं। तो पेरेंटिंग का इसलिए बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अगर मॉडरेट वन आप बच्चे को रीजन और लॉजिक से समझाएं, वो क्यों नहीं समझेगा? आप उसको गुस्से से बताएंगे तो वो उसको समझ नहीं आएगा कि ये तो बस गुस्सा ही करते हैं। इस तरह फिर गैप, कम्युनिकेशन गैप बढ़ता है, खासतौर पे फादर्स से। और अगर आप बिल्कुल ही खुला छोड़ देंगे तो वो तो टोटली बच्चों की बर्बादी है ना। आपने छोड़ दिया, आपने देखा नहीं बच्चा कहाँ गया, क्या कर रहा है। ये चीजें बहुत कंट्रीब्यूट करती है टीनेज वाली। अच्छा, एक मिथ है, ये कहते हैं अक्सर लोग, और उससे बड़ा फख्र भी करते हैं कि मियाँ बीवी है ना, अम्मी और अब्बू, 2 पेरेंट्स हैं, तो वो कहते हैं जी एक ही सख्त होना चाहिए, एक नरम होना चाहिए। अक्सर बैठे हैं तो खुद अपनी फख्र से बताते हैं मैं सख्ती करता हूँ, ये नरमी करती है बेगम मेरी। ये फैमिली बेगम कहती है ये नहीं नरमी करते हैं तो मुझे सख्ती करनी पड़ती है, तो हम बैलेंस करते हैं। इस तरह की भी बातें होती हैं, बड़ी मजेदार। जी, ये फैमिली डायनामिक्स है, इसके ऊपर खास तौर पे तवज्जो देनी पड़ती है कि एक अगर बाप जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से वाला है और माँ जो है हर वक्त अपने बच्चे को कवर करती रहेगी, तो ये तो 2 एक्सट्रीम्स हो गई ना। इनमें से मॉडरेट कौन सा है? जहाँ मॉडरेशन नहीं आएगी वहाँ बच्चे की आप तरबियत कैसे करेंगे? आपके कहने का मतलब है दोनों को मॉडरेट होना पड़ेगा, दोनों मॉडरेट हो, है ना, अलाइन होना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम दोनों को। आप बच्चे को
मारे नहीं, मारना तो फिजिकल अब्यूज तो बिल्कुल नहीं होना बिल्कुल ठीक चाहिए। है, हाँ। आप बच्चे को रीजन से, लॉजिक से, समझाएं। प्यार से समझाएं। जो चीज प्यार से हो सकती है उसके लिए मार क्यों रहे हैं। और मारना तो वैसे ही, मार का अगर निशान नहीं पड़ा लेकिन बच्चे की रूह पे तो एक बिल्कुल ठीक निशान है, लग जाएगा, लग जाता है, बिल्कुल तो गैप नहीं होगा पेरेंट्स से बच्चों का कि ये मैं अपने फादर को या अपनी मदर को ये बात क्यों बताऊं, वो आगे से मुझे मारेंगे, वो बातें छुपाने लग सही जाएंगे। बात है। ये फियर फैक्टर और कम्युनिकेशन गैप तो आएगा। फिर वो बिल्कुल। कहाँ शेयर करेगा कि जो भी सोसाइटी के जो उसको अपने करीब करेगा वहां चले जाता है शेयर करने के लिए। जिस तरह की उसकी कंपनी अच्छे होगी, जिस कंपनी में वो उठे बैठेगा, वो अच्छे दोस्त हैं, बुरे दोस्त हैं, किस तरह के दोस्त हैं, वो अगर पेरेंट्स को नहीं पता तो वो उन्हीं से सीखेगा, वही काम करेगा। तो बच्चों की पर्सनैलिटी खराब हो जाती है इस तरह। सही है। अच्छा, एक और बड़ा, मैं कुछ अभी सर्च कर रहा था, कुछ रिसर्च पेपर वगैरह एक दो डॉक्टर्स वगैरह का, वो इतनी नई बात नहीं है, मगर टॉप 15 to 20 डिजीजेस अगर हम सर्च करें टोटली ओवरऑल जो यूनिवर्सल है पूरी दुनिया में, तो उसमें 17वें या 18वें नंबर पे मेंटल डिसऑर्डर्स वगैरह का डिस्कस आता है। और पाकिस्तान पढ़ने से मैंने थोड़ी सी मालूमात करने की कोशिश की, तो उधर से तो तकरीबन कोई 60 मिलियन प्लस लोग जो हैं इस वक्त करंटली मेंटल इलनेस का शिकार है। ये इतनी बड़ी फिगर है, इतनी बड़ी फिगर है, और चूंकि अवेयरनेस नहीं है तो इस पे बात नहीं करते, इसको मानते ही नहीं है। हाँ। जब आप एक चीज को मानेंगे नहीं तो उस पे बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि awareness बाकी ही जो नहीं है। डिजीजेस हैं, जो 15, 16, 17 डिजीजेस हैं, उन सब के वही वाली बातें हमने पहले डिस्कस किया कि टेस्ट हैं, गेजेस हैं, मुख्तलिफ लेबोरेटरीज हैं, इसके थ्रू आप प्रूव कर सकते हैं, देखो जी ये आपकी कंडीशन है। अब मेंटल का तो कोई गेज ही नहीं है ना। वो जो हमने आप बात कर रहे हैं मॉनिटर करने की, देखने की, इस तरह करें, मूड स्विंग्स वगैरह हो रहे हैं, इमोशंस चेंज हो रहे हैं, तो इसको ये तो फिर एबिलिटी पे भी तो बड़ा डिपेंड करता है ना। पेरेंट्स की बात कर लें, बच्चों को या बड़े एक दूसरे को अगर किसी को देखते हैं, या दोस्तों में अक्सर एडल्ट्स में होता है, एक दूसरे को कहते हैं यार यू नीड टू सी द कोच, तुम्हारे से ये मसला हो रहा है मुझे लग रहा है, तो बड़े बड़े भी तो ऑफिस में करते हैं ना। तो उनकी एबिलिटी, अगर किसी में एबिलिटी नहीं है कि ऐसा ग्रुप के साथ आप चल रहे हैं उसमें एबिलिटी नहीं है कि वो इसको जो है देख ही नहीं पा रहे हैं, असेसमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं, तो एडवाइस कैसे करेगा, और फिर आप कैसे जाएंगे किसी लाइफ कोच के पास। बिल्कुल, इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, आपने 60 मिलियन तो जो फिगर बताई है वो तो वो होंगे केसेस जो शायद रिपोर्ट होते हैं। इस तरह के लातादाद और केसेस होते होंगे, मिलियन रिपोर्ट हो जाते हैं क्या? जो सर्विस वगैरह में करके थ्रू रिसर्चेस वगैरह के थ्रू आते हैं, काफी इतने केसेस हैं जो रिपोर्ट भी नहीं होते, जो लोग स्टिग्मा की वजह से, टैबू की वजह से आगे किसी को बताते भी नहीं है कि नहीं किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि हमारा बच्चा साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है, हमारे बच्चों को कोई मेंटल मसला है। समझते हैं कि ये कोई शायद एक बहुत कॉमन स्टिग्मेटाइज्ड वर्ड है पागलपन, कि ये बच्चा हमारा पागल थोड़ी ही, नहीं। हाँ, ये भी तो है, इस वजह से काफी केसेस तो रिपोर्ट होते ही नहीं, तो हमें एक्चुअल फिगर तो पता ही नहीं है कि कितनी ज्यादा तादाद में ये डिजीजेस बहुत ज्यादा कॉमन है। ऐसा है, बिल्कुल। कोई ऐसा केस आपको तो प्रैक्टिकली आप तो करते रहते हैं पेशेंट्स को, आप लोग कोई प्रैक्टिकल बताएं बच्चों का या कोई टीनेज का, कोई इस तरह का जो आपको मेजर प्रॉब्लम नजर आया हो करंटली? जी, आपने अगर बच्चों के बारे से बात की, तो आजकल बच्चों के बारे से, जैसे मैंने पहले बात की थी कि ज्यादातर पेरेंट्स को होता है बस बच्चा पढ़े। अब बच्चों को ऑब्वियसली होता है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, वो थोड़ा सा अपना टाइम, मी टाइम गुजारना चाहते हैं, कि थोड़ा सा लाइक ना एक बैलेंस रूटीन होनी चाहिए बच्चों की। पेरेंट्स का रुझान होता है कि सुबह से लेके रात तक बच्चा स्कूल से घर आए, घर से जाके ट्यूशन जाए, ट्यूशन में जाके घर आके होमवर्क करे और बस फिर सो जाए। और क्योंकि उसमें एनर्जी है तो वो उसमें फिर वो इस तरह से चल रहा है। मगर जहाँ पे वो अगर कोई किसी स्पोर्ट्स में या किसी एक्टिविटी में अपना खुद जिसमें वो चाहता है, जिसमें उसकी रुचि है, वहाँ पे जो है अपनी एनर्जी बर्न नहीं कर पा रहा है, तो उसमें उसको अगेन मूड स्विंग्स आ सकते हैं। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। कैन इट डाइवर्ट दैट पर्टिकुलर बच्चा टुवर्ड्स द मेंटल इलनेस? बिल्कुल, देखिए हम कितना बात, कंट्रीब्यूशन होगा इसका? हम वही बोलते हैं, हो या रूटीन हो या वही बात बोलते हैं ना कि तीनों फैक्टर्स आपस में मिला के आपको डिफाइन करते हैं कि कितने चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर भी है कि बच्चे से नहीं हुआ जा रहा, कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, जेनेटिक फैक्टर है, फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है कि वो आपस में सोसाइटी में भी उसको वो चीजें हो रही हैं, स्कूल में भी उसकी बात नहीं सुनी जा रही है, टीचर्स भी इसको लेबल कर रही है, घर में भी लेबलिंग हो रही है, एक ही मैसेज मिल रहा है उसको, पढ़ते रहो। एग्जैक्टली। तो बच्चे के दिमाग पे किस हद तक असर पड़ रहा होता है। देखिए, हर बच्चा यूनिक होता है, हो सकता है एक बच्चा किसी एक एक्टिविटी में बहुत अच्छा है तो दूसरा किसी और एक्टिविटी में। तो आपको चाहिए कि बच्चों की जो भी उनके अंदर टैलेंट है उसको एक्सप्लोर करें, और बचपन से ही उनको उसी तरफ उनकी जो स्ट्रेंथ है उनको मजीद और स्ट्रेंथन करें, ताकि वो हमारा जोर होता है वीकनेसेस को देखने का, ये नहीं करता, वो नहीं करता, जो करता है उसको तो आप उभारें, उसको लिए तो अप्रिशिएट करें बच्चे को। ठीक है।
और स्पेसिफिकली स्पीकिंग अगर एजुकेशन की बात करें तो वो भी आईक्यू लेवल हर बच्चे का अलग होता है ना। बिल्कुल। कुछ बच्चे जो है वो हाथ में किताब लेके दौड़ दौड़ 1 घंटे में पूरा ग्रेस्प कर लेते हैं ना, कुछ लोग बिल्कुल बैठे रहते हैं लैंप लगा के प्रॉपर, और वो घंटों पढ़ते हैं तो वो उतना ही याद करते हैं। तो वो ग्रेस्पिंग पावर भी तो अलग अलग होती है ना, इंटेलिजेंस बच्चों की। बिल्कुल, आईक्यू लेवल का बहुत बड़ा रोल होता है। आईक्यू जो है वो नॉर्मल आईक्यू से नीचे जो है मेंटल रिटार्डेशन की रेंज आती है, जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर होता है। और मेंटल सॉरी टू कट यू रिटार्डेशन, मैडम, आईक्यू का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक गो में करते हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक ले लें, कहीं नहीं जाइएगा नाजरीन। आईक्यू के रिलेटेड आगे बात करेंगे, क्या उसके लेवल्स होते हैं, इंशाल्लाह। टेक अ ब्रेक।